राजस्थान की सीमाओं से दूर, जहां रेत के टीलों के बीच रात की स्याही और दिन का सन्नाटा एक जैसे लगते हैं, वहीं एक जगह है, उसका नाम मानचित्रों से मिटा दिया गया है। एक ऐसा गांव जहां कभी लोग रहते थे, बच्चे हंसते थे, मंदिरों की घंटियां गूंजती थीं और चौपालों पर बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे। पर अब वहां सिर्फ सन्नाटा है, वो भी ऐसा सन्नाटा जो जीते जागते इंसान को दीमक की तरह चाट जाए। इस गांव का नाम अब किसी को याद नहीं। कुछ इसे भैरवपुर कहते हैं, कुछ शापग्राम, पर जो भी वहां गया वह फिर कभी नहीं लौटा। और जो कभी नहीं लौटे, उन्हें अब वहां की हवाओं में गंध की तरह महसूस किया जा सकता है। वह अब उस गांव का हिस्सा बन चुके हैं, या कहें उस गांव ने उन्हें निगल लिया है। साल 1984 की बात है। एक पत्रकार था, नाम था निखिल चौहान। जिद्दी, जिज्ञासु और किसी भी कहानी को उसकी अंतिम सांस तक पीछा करने वाला। उसे एक बूढ़े साधु ने एक बार किसी रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान पर बातों बातों में उस गांव की कहानी सुनाई थी। साधु ने आंखें फाड़कर कहा था, वहां मत जाना बेटे। वहां अब कोई जिंदा नहीं बसता। वहां जिंदा आत्माएं भी मरी हुई हैं। निखिल ने यह बात नोट की और उसी समय तय कर लिया कि वह वहां जाएगा। दिल्ली लौटकर उसने अपने संपादक से इजाजत मांगी, पर सबने उसे पागल समझा। निखिल, अगर कहानी ही करनी है तो संसद में घोटालों की कर लो, पर निखिल को भूतों की संसद में घुसना था। अगले हफ्ते वह कैमरा, माइक्रोफोन और एक पुराने नक्शे के सहारे निकल पड़ा। नक्शे में गांव का नाम था उमारगढ़, लेकिन वर्तमान में उस गांव की कोई पहचान नहीं थी। पास के गांवों में पूछने पर लोग थर-थर कांपते थे। कोई बोलता नहीं, कोई देख तक नहीं पाता उसकी ओर। एक बुजुर्ग ने धीरे से बताया, साहब, उस गांव में सूरज नहीं उगता, सुबह नहीं होती, वक्त वहां रुक गया है। निखिल को जितना डराया गया, वह उतना ही आकर्षित होता गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। वह अकेला चला गया, बिना किसी को बताए। उमारगढ़ तक पहुंचने का रास्ता एक वीरान, कंटीली झाड़ियों वाला मार्ग था। दूर दूर तक कोई नहीं, बस सूखी हवाएं, रेतीले तूफान और एक अजीब सी गंध, मानो कुछ सड़ चुका हो, पर वह कोई जानवर नहीं था। गांव के पहले ही पेड़ पर एक कौवा बैठा था, पर वह कौवा जीवित नहीं था। वह सूखा, चमड़े जैसा सिकुड़ा हुआ और फिर भी आंखें खोले हुए उसे घूर रहा था। वह निखिल का पहला स्वागत करता था। गांव में कदम रखते ही कुछ अजीब हुआ। कैमरे की बैटरी फुल चार्ज थी, लेकिन वह बंद हो गया। मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और घड़ी की सुइयां रात के 3 बजे पर अटक गईं। हालांकि सूरज आसमान के एक कोने में था, जैसे छिपा हुआ हो, जैसे डर गया हो उस जगह की आत्माओं से। निखिल ने देखा कि गांव की गलियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर पंजों के निशान थे, कभी छोटे, कभी बहुत बड़े, इंसान से 3 गुना बड़े। हर घर का दरवाजा खुला था, पर अंदर सिर्फ धूल, टूटी चूड़ियां, अधजले खिलौने और जले हुए फोटो फ्रेम्स थे, जैसे लोगों को खींचकर बाहर निकाला गया हो। वह एक घर में गया, जहां दीवारों पर अभी भी मेहंदी की महक थी, जैसे किसी की नई शादी हुई हो। और फिर उसे दिखा एक कंकाल, दुल्हन के जोड़े में, पूरी तरह सूखा हुआ, पर माथे पर सिंदूर की रेखा आज भी लाल। निखिल ने कैमरा निकाला, जो चमत्कारी रूप से फिर से चालू हो गया, लेकिन उसने जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू की, कमरे में किसी ने फुसफुसाया, तू क्यों आया है? आवाज हवा जैसी नहीं थी, वह अंदर गूंजती थी, जैसे आत्मा सीधे मन में बात करती हो। निखिल ने हिम्मत कर दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा पीछे से बंद हो गया। उसने भागने की कोशिश की, खिड़की से कूदकर बाहर आया। और तभी उसे वो दिखा, गांव के मंदिर की ओर जाती पगडंडी पर एक काला साया, लंबा, छाया जैसा, लेकिन जमीन पर कोई परछाई नहीं। वह चल नहीं रहा था,
बल्कि हवा में तैर रहा था। उसके पीछे और भी थे, छोटे, अधटूटे, झुके हुए, पर सभी की आंखें जल रही थीं। निखिल उल्टा भागा, एक कुएं की ओर पहुंचा, जिसकी जगत टूटी थी। वहां पास ही एक बर्तन पड़ा था, उसमें खून जमा हुआ था, सूखा नहीं, ताजा। और फिर कुएं से आवाज आई, एक बच्ची की, अंकल, पानी पिला दो। उसने झांक कर देखा, नीचे एक लड़की बैठी थी, चेहरा मासूम, पर उसकी आंखें बिना पुतलियों की थीं। निखिल चीख पड़ा। लड़की उड़कर बाहर आई, जैसे कोई गैस का गुबार। उसने हाथ फैलाया और बोली, अब तू यहीं रहेगा। उसके बाद वह बेहोश हो गया। जब जागा तो खुद को एक हवनकुंड के पास पड़ा पाया। वहां 4 औरतें थीं, सफेद साड़ियों में, मुंह से खून टपकता हुआ। वे संस्कृत में कोई मंत्र पढ़ रही थीं, लेकिन वह मंत्र नहीं, शाप जैसा था। निखिल का शरीर जम गया, वह बोल नहीं पा रहा था। औरतों ने उसकी आंखों में देखा और एक बोली, हम सब दफनाए गए थे जिंदा, अब तू हमें बाहर निकालेगा। तभी मंदिर की घंटी बजी। वो मंदिर जो कभी वीरान था, अब उसकी घंटियां खुद बज रही थीं। अंदर से आवाज आई, कौन नया आया है हमारे इलाके में? यह कोई इंसानी आवाज नहीं थी। वह जमीन की गहराई से आती लगती थी। चारों औरतें हंसीं और उनका चेहरा पिघलने लगा, उनकी खाल बहने लगी, और उनमें से एक ने जमीन में खुदाई शुरू की और वहां से एक सरकंडा निकाला गया। उसमें एक मानव सिर बंधा था, आंखें अब भी खुली हुई। निखिल वहां से भागा, लेकिन हर दिशा में वही गलियां, वही घर, वही कुआं। गांव गोल गोल घूमता था। वह जहां जाता, वही स्थान सामने आ जाता। जैसे गांव एक भूल भुलैया था और वह उसके केंद्र में फंस चुका था। उसे एक तांत्रिक मिला, एक पिशाच जैसा बूढ़ा जो छाया में बैठा था। उसने कहा, तू अब लौट नहीं सकता, पर अगर तू 5 और लोगों को लाए तो तू छोड़ दिया जाएगा। यह गांव अब आत्माओं से नहीं, सौदों से चलता है। निखिल डर और विवशता के बीच लौट आया। अगले कुछ हफ्तों में उसने 5 अलग-अलग लोगों को खोजबीन के नाम पर उस गांव भेजा, एक पुलिस अधिकारी, एक वैज्ञानिक, 2 डॉक्यूमेंट्री मेकर और एक कॉलेज स्टूडेंट। सब गए, कोई नहीं लौटा। पर निखिल अब आराम से था। पर एक रात जब वह अपने घर में आराम से बैठा था, टीवी पर वही लड़की आई जो कुएं में थी। उसने कहा, तेरा सौदा सिर्फ 5 का था, पर तू अब हमारे अंदर है। और उसके बाद निखिल गायब हो गया। उसके कमरे में बस एक पुराना कैमरा मिला, और उस कैमरे में रिकॉर्ड था गांव का एक आखिरी दृश्य, जहां दीवार पर लिखा था, जो एक बार आए वह हमारे हैं। उसके बाद से कई और लोग गए, कुछ यूट्यूबर, कुछ खोजी पत्रकार, कुछ साहसी पर्यटक। सबको गांव ने निगल लिया। और जो निगले गए अब वह गांव का हिस्सा बन चुके हैं। कोई गली में औरत की तरह बैठा दिखता है, कोई मंदिर की घंटी बजाता है, कोई कुएं के पास पानी मांगता है। वहां अब भूत ही नहीं, पिशाच, जिन्न, डाकिने, चुड़ैलें, और वह सब हैं जिनके नाम लेने से इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सरकार ने गांव को प्रतिबंधित घोषित किया, वहां जाने से मना किया, पर अब तक 47 लोग गायब हो चुके हैं। और हर बार गांव बड़ा हो जाता है। अब वह गांव फैल रहा है। रात में जब आप अकेले अपने कमरे में होते हैं और आपको लगे कि कोई खिड़की के बाहर देख रहा है, तो एक बार उस खिड़की को मत खोलिएगा। हो सकता है वह उमारगढ़ की आत्मा हो, आपको बुलाने आई हो। क्योंकि एक बार अगर आप उस गांव की हवाओं को सूंघ लें, उसकी धूल आपके पैरों को छू ले, तो आप भी उस कहानी के किरदार बन जाते हैं। और तब कोई और आपके जैसे ही साहसी एक दिन किसी चाय की दुकान पर बैठे किसी बूढ़े से वह कहानी सुनेगा। और उस कहानी को सच्चा साबित करने के लिए एक और आत्मा वहां भेज दी जाएगी।
इसलिए अगली बार अगर कोई गांव नक्शे में न हो और लोग उसका नाम सुनते ही चुप हो जाएं, तो समझ जाइएगा वह गांव आज भी भूखा है। बहुत समय पहले, करीब सन 1762 में, जब भारत में मुगलों का असर खत्म हो रहा था और छोटे छोटे जागीरदार अपने अपने राज्य बसा रहे थे, तब राजस्थान के एक छोटे से क्षेत्र में उमारगढ़ नाम का गांव बसाया गया था। यह गांव राजा वीरमदेव सिंह द्वारा बसाया गया था, जो एक तांत्रिक के भक्त थे। उस तांत्रिक का नाम था बलपुत्र नाथ। वह कोई साधारण तांत्रिक नहीं था। वह अपने मंत्रों से मृतकों से बात करता था, आत्माओं को बांधता था और लोगों के भाग्य पलट देता था। गांव शुरू में बहुत संपन्न था। जमीन उपजाऊ, पानी मीठा और लोग ईमानदार। पर बलपुत्र नाथ ने धीरे धीरे गांव में अपने अंधविश्वास का जाल बिछाना शुरू किया। उसने राजा को यकीन दिलाया कि अगर हर साल पूर्णिमा की रात को एक कुंवारी कन्या की बलि दी जाए तो गांव कभी भी सूखा नहीं देखेगा और वहां के लोग कभी नहीं मरेंगे, सिर्फ बूढ़े होंगे, पर आत्मा अमर रहेगी। राजा वीरमदेव सिंह ने अंधभक्ति में आकर यह नियम बना दिया, हर साल एक कन्या को तांत्रिक बलि दी जाती। उसे गांव के मंदिर में ले जाकर काली यज्ञ के दौरान उसकी गर्दन काट दी जाती और उसका रक्त गांव के कुएं में डाला जाता। कुछ ही वर्षों में गांव असाधारण समृद्ध हो गया। फसलें दुगुनी, बारिश हमेशा और कोई भी बीमारी नहीं। लेकिन बलि देने का यह काला कर्म एक अंतहीन श्रृंखला बन चुका था। लोग डरने लगे, मां बाप अपनी बेटियों को छुपाने लगे। लेकिन बलपुत्र नाथ के पास जिन्न और पिशाच थे, वह उन्हें भेजकर बेटियों को उठा लाता। धीरे धीरे गांव में चीखें आम हो गईं। बच्चियां गायब होने लगीं। और फिर एक लड़की ने इस काले यज्ञ को तोड़ दिया। नाम था मेघलता। मेघलता सिर्फ 15 साल की थी, पर साहसी और बुद्धिमान। जब उसे बलि के लिए उठाया गया, उसने मंदिर में प्रवेश से पहले ही आत्मदाह कर लिया और अपनी आत्मा को तांत्रिक के मंत्र से आजाद कर लिया। उसकी आत्मा उस यज्ञ के स्थान पर रुक गई, पर अब वह प्रेतिनी बन चुकी थी। और उसी रात जब बलि की रस्म पूरी न हो सकी, गांव का श्राप शुरू हुआ। बलपुत्र नाथ का तंत्र भंग हुआ। जिस अमरता का वादा उसने किया था, वह अभिशाप बन गई। गांव में मौत आनी शुरू हुई, लेकिन वो मौत नहीं जो मुक्ति देती है, बल्कि वो जो आत्मा को जकड़ लेती है। जिन कन्याओं की बलि दी गई थी, उनकी आत्माएं कुएं से निकलने लगीं। उन्होंने बलपुत्र को सबसे पहले मारा। उसे मंदिर के स्तंभ से बांधकर जिंदा जलाया गया। लेकिन मरते वक्त उसने गांव को एक अंतिम शाप दिया। यह गांव अब कभी न मर सकेगा, न जी सकेगा। यह समय से बाहर रहेगा, जहां आत्माएं तड़पती रहेंगी, और जो भी जीवित आएगा वह भी हमारा हिस्सा बन जाएगा। उस दिन से उमारगढ़ सूर्य की रोशनी से कट गया। वहां वक्त रुक गया। मृत आत्माएं, कन्याएं, उनके माता पिता, वो सैनिक जिन्होंने बलि दिलवाई, सब अब भूत, पिशाच, डाकिने बन चुके हैं। बलपुत्र नाथ की राख आज भी उस मंदिर में पड़ी है, जहां रात को उसकी छाया मंत्र पड़ती है। और अब हर साल जिस दिन मेघलता की बलि रोकी गई थी, उस दिन गांव किसी को खींच लाता है। कोई पत्रकार, कोई पर्यटक, कोई जिज्ञासु। और वह व्यक्ति बिना जाने ही उस गांव के प्राचीन अपराधों का भुगतान करता है। उमारगढ़ एक गांव नहीं, एक पाप का संग्रह है। एक ऐसा पाप जो बार बार पुनर्जीवित होता है।